नमस्कार दोस्तों, रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी कि सीईटी, आरएएस, एसआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एमसीक्यू टाइप में इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन की एक श्रृंखला चालू की है, जिसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने भारत से संबंधित अवस्थिति एवं विस्तार की बात की, या अर्थात भारत के सामान्य परिचय की बात की, और उसके बाद में हमने दूसरी क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश की बात की। उन भौतिक प्रदेश में भी हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात की। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने 10 क्वेश्चन लिए थे और उनमें हमने कोशिश की थी कि संपूर्ण सिलेबस को क्या किया जाए, कवर किया जाए। उनको मद्देनजर रखते हुए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की आज हमारी दूसरी क्लास है। तो चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो, एक बार हम अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले, जैसे ही हमने कल पिछली क्लास में हमने बात की थी कि निम्नलिखित दरों को सुमेलित कीजिए, इसमें हमने एक छोटी सी माइनर मिस्टेक की थी, लिखने में वो मिस्टेक हुई थी। तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान देना है और उस चीज़ को अपडेट करना है कि मैंने बताया कि बुर्जिल और सिपकिला दर्रा कहाँ हैं, जे.एंड.के में। नाथुला दर्रा कल मैंने आपको बता दिया था उत्तराखंड में, बल्कि उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख दर्रे हैं। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा दोनों ही कहाँ हैं, सिक्किम में हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। अगर मान लो पढ़ाते वक्त, बोलते वक्त कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसका आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं, जिससे आपको सही आंसर प्राप्त हो सकेगा। या जैसे ही हम पढ़ाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये बात गलत हो गई, या बाद में पता लगता है, तो हम ये सुधारने की कोशिश करते हैं। तो हमारा नाथुला दर्रा है वो आपको क्या करना है, सिक्किम करना है। इसके बाद में पीरपंजाल और बनिहाल दोनों ही दर्रे कहाँ हैं, जे.एंड.के में हैं। इसके बाद में रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में खारदुंगले दर्रे की बात करें तो यह लद्दाख में है। इस चीज़ को भी आप में ध्यान देना है। इसके बाद में कराकोरम, कारातागला, अघिल दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ हैं, लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं, अर्थात लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो ये तो बात थी अपने पिछले वाले क्वेश्चन की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, 11 क्वेश्चन की अपनी बात हो गई थी। अपना 12वां क्वेश्चन है कि जब आप हिमालय की यात्रा करते हैं, अर्थात दक्षिण से उत्तर में शिवालिक, मध्य, वृहत, इस हिमालय की आप यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित को देखते हैं, अर्थात आपको वहां पर कौन कौन सी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं, या किस प्रकार के दृश्य आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत होते हैं। तो उनकी बात करें तो कौन कौन से होंगे, यूं घुमाव वाली नदी मार्ग, अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो नदियां प्रवाहित होती हैं वह सर्पिला आकार में या यूं घुमाव वाली नदियां प्रवाहित होती हैं। तो ये बात अपनी क्या है, सही है। तो इनमें क्या पूछा है कि वल्लित पर्वत के साक्ष्य हैं। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि यूं घुमाव वाले नदी मार्ग हमें देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे की, समांतर पर्वत श्रेणियां। देखो, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में डिवाइड है। जो सबसे उत्तरतम पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है वृहत हिमालय। इसके दक्षिण में जो दूसरी पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद में इसके दक्षिण में जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवालिक श्रेणी या सब हिमालय, ये इसके नाम है। तो ये तो कौन सा हो जाएगा, वृहत हिमालय। इसके बाद में मध्य हिमालय और इसके बाद में शिवालिक हिमालय। अर्थात ये तीनों कैसी हैं, समांतर श्रेणी में विस्तृत हैं। इस कारण समांतर पर्वत श्रेणियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो गहरे गड्ढे, अर्थात हमें गहरे गड्ढे या खड्ड भी देखने को मिलते हैं। तो ये बात भी क्या है, सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र प्रवणता। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो सर्वाधिक भूस्खलन की जो समस्या है वो हमारे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में
देखने को मिलती है और कई बार वहां पर जन धन की हानि भी हमें देखने को मिलती है। ऐसा ही भूस्खलन का एक थोड़े दिन पहले घटना हुई थी वायनाड केरल में, वहां पर काफी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी, तो वो भी किसका उदाहरण था? भूस्खलन का उदाहरण था। अब देखो भूस्खलन है, अर्थात भूस्खलन की हम बात करें तो यह भूस्खलन दो कारकों से होता है, अर्थात दो कारक भूस्खलन को प्रभावित करते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारक और एक होता है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक की हम बात करेंगे तो प्राकृतिक कारक में भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, इसके बाद में अत्यधिक वर्षा होगी। इसी के साथ मानवीय कारक की बात करेंगे तो मानव द्वारा किसी क्षेत्र में हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? मानवीय कारक कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, अर्थात ऑप्शन 4 सही होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, अर्थात कल की क्लास में भी हमने बात की थी कि जो हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद में संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ। तो ऑप्शन की हम बात करें तो अजंता श्रेणी, अर्थात अजंता श्रेणी नवीन पर्वत नहीं है, अर्थात प्राचीन पर्वत है। महादेव हिल्स, यह भी कैसा है? प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसके बाद में हम बात करें पटकोई बूम, तो देखो पटकोई बूम पर्वत श्रृंखला है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह पर्वत श्रेणी पूर्वांचल की पहाड़ियों का उदाहरण है, अर्थात पूर्वांचल की पहाड़ियों की हमने कल बात की थी कि पूर्वांचल की पहाड़ियों में हमारे 7 सिस्टर अर्थात पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण क्रम में जो पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं या छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं उन्हें बोला जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। और पूर्वांचल की पहाड़ियां हिमालय पर्वत का ही क्या है? एक भाग हैं। तो इनमें सबसे नवीन पर्वत की बात करेंगे तो सबसे नवीन पर्वत अपना कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल की पटकोई श्रेणी। अब देखो थोड़ी थोड़ी इनकी बात कर लें कि अजंता श्रेणी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अजंता श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अजंता श्रेणी की बात करें तो अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद में महादेव हिल्स की बात करें तो देखो महादेव हिल्स है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, अर्थात सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है। इसके बाद में इस महादेव हिल्स की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ऊंची चोटी, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है। ऊंची चोटी की बात करें तो ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। और यह धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर है। अर्थात इसके अलावा हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करें कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन किन राज्यों में विस्तृत है, तो इनमें राज्यों की बात करें तो देखो गुजरात से प्रारंभ होती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके बाद में छत्तीसगढ़। इन राज्यों में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। तो देखो हमारी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? पटकोई श्रेणी। और सबसे पुरानी कौन सी होगी? प्राचीन पर्वत श्रेणी। कौन सी है? प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली होगी। अब देखो अरावली से संबंधित हम अन्य कुछ तथ्यों की बात करें तो देखो अरावली की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर, जिसमें से अधिकांश भाग इसका राजस्थान में पाया जाता है और राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। इसके बाद में हम बात करें कि अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार कितने राज्यों में है, अर्थात इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो देखो अरावली पर्वत श्रृंखला का उद्गम गुजरात के पालनपुर नामक स्थान से अर्थात अरब सागर से होता है। वहाँ गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और हरियाणा से निकलने के बाद में दिल्ली की रायसीना हिल्स तक अरावली पर्वत श्रृंखला का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। तो देखो राज्य की बात करें तो इसमें आएगा गुजरात, इसके बाद में राजस्थान,
इसके बाद में हरियाणा, इसके बाद में रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स दिल्ली या दिल्ली। और रायसीना हिल्स की विशेषता है कि इस रायसीना हिल्स पर क्या बना हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अब हम अगली विशेषता की बात करें या अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। देखो यहां पर 4 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, उनमें पूछा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग कौन सा है। तो देखो डाफला, लेमटोल हिल्स, मिरी हिल्स और अबोर हिल्स। तो देखो डाफला भी किसका भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। इसके बाद में हम बात करें कि लेमटोल है, इसके बाद में बात करते हैं। मिरी भी किसका भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। इसके बाद में अबोर भी किसका है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। लेकिन लेमटोप जो पर्वत श्रेणी है यह किसका भाग है, यह पूर्वांचल की पहाड़ियों का, किसका भाग है, पूर्वांचल की पहाड़ियों का भाग है। अर्थात अपना ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और इसमें पूछा भी क्या है कि हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। अब देखो इन पर्वत श्रेणियों की बात करें तो ये किसका भाग है, तो देखो यह पर्वत श्रेणियां हिमालय का भाग है। किसका भाग है, हिमालय का भाग है। और हिमालय में भी इन सभी पर्वत श्रेणियों का विस्तार कहां पाया जाता है, तो देखो अरुणाचल प्रदेश में 4 पर्वत श्रेणियां हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। कौन सी हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये 4 पर्वत श्रेणियां क्रमिक रूप से पाई जाती हैं। ये किसका भाग है, हिमालय का भाग है। तो यहां पे अंकित करते हैं हम डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि कई बार इन पर्वत श्रृंखलाओं का क्या पूछा है, क्रम पूछा है कि निम्नलिखित 4 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं जिनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में क्या होगा। तो देखो पश्चिम से पूर्व होगा डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, और पूर्व से पश्चिम की ओर होगा मिसमी, अबोर, मिरी, डाफला। ये चीज भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज आपको ब्लैक बोर्ड पर बताई जा रही है वो सारी चीजें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी अच्छे से तैयारी करनी है कि आने वाली एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो पाए। इसके बाद में हम अगली बात करें कि लेमटोल हिल्स कहाँ है, पूर्वांचल की पहाड़ियों में है। और इस लेमटोल झील पूर्वांचल की पहाड़ियों में तो है, लेकिन इसके साथ साथ यह किस राज्य में स्थित है, तो राज्य की बात करेंगे तो राज्य है मणिपुर। कौन सा राज्य है, मणिपुर है। और देखो मणिपुर में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो है लेमटोल और एक है मणिपुर हिल्स। इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक झील पाई जाती है, उस झील का नाम है लोकटक झील। क्या नाम है, लोकटक झील। अब देखो इस लोकटक झील की विशेषता क्या है, कि सबसे पहली विशेषता है कि यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा देखो इस लोकटक झील की और क्या विशेषता है कि इस लोकटक झील का पानी इतना साफ है कि इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। वह द्वीप इस लोकटक झील में तैरते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि यह द्वीप इस लोकटक झील में पानी के ऊपर क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। और इन द्वीपों पर छोटी छोटी झोपड़ियां पाई जाते हैं जिन्हें उनके स्थानीय लोग फूमड़ी के नाम से जाना करते हैं।
इसके बाद में इस लोकटक झील की एक विशेषता और है कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। उन द्वीपों पर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है काबुल लामजाओ। कौन सा है? काबुल लामजाओ। और यह काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह किसके लिए जाना जाता है? संघाई हिरणों के लिए। इसके लिए जाना जाता है? संगाई हिरणों के लिए जाना जाता है। तो देखो, सेवन सिस्टर की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, जो कहां पर स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। अर्थात कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है? पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिस पर छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। उन पर राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ पाया जाता है, जिसमें संगाई हिरण पाए जाते हैं। अर्थात किन हिरणों के लिए जाना जाता है? संगाई हिरणों के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। अर्थात 4 कथन दिए हुए हैं, उनमें से एक कथन गलत है, जिसको हमें बताना है। सबसे पहले बात करें कि नागा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। अर्थात पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? सारामती। पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है, जिसकी ऊंचाई है 3826 मीटर। ये बात अपनी क्या हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में हम बात करें कि मणिपुर हिल्स मणिपुर राज्य में स्थित है। ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। अभी हमने बात की कि मणिपुर में 2 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। एक तो कौन सी है? आप अपने पीछे वाले क्वेश्चन में देखो कि इस मणिपुर में 2 पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। एक तो है लोमटल हिल्स, और इसके अलावा एक कौन सी है? मणिपुर हिल्स। इसके बाद में हम बात करें कि लुसाई हिल्स मिजोरम राज्य में स्थित है। ये बात भी क्या है कि मिजोरम राज्य में 2 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। एक का नाम है लुसाई हिल्स और एक का नाम है मिजो हिल्स। कौन सी है? मिजो हिल्स। अब देखो, इन पर्वत श्रेणियों की क्या विशेषता है कि इन पर्वत श्रेणियों में एक पर्वत चोटी है। उस पर्वत चोटी का नाम है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। अब देखो, ब्लू माउंटेन से हम कई बार कंफ्यूजन होते हैं कि हम नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में बता देते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि ब्लू माउंटेन ऊंची चोटी किस राज्य में पाई जाती है। उनमें ऑप्शन आपके सामने 4 होंगे: मणिपुर, इसके अलावा मिजोरम, इसके अलावा कर्नाटक, और इसके अलावा तमिलनाडु। तो हम कई बार क्या होते हैं कि नीलगिरी पर्वत श्रेणियों को समझकर इसका आंसर कर्नाटक कर देते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ब्लू माउंटेन ऊंची चोटी मिजो हिल्स अर्थात लोसाई व मिजो हिल्स में पाई जाती है, और यह किस राज्य में पाई जाती है? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, बेरल रेंज असम तथा, देखो बेरल रेंज असम, नागालैंड व मेघालय में के मध्य स्थित है। ये बात यहां क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और अगला पूछ भी क्या रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन अपना कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि बेरल रेंज है वो यहां पर मेघालय न होकर यहां पर आएगा मणिपुर। क्या आएगा? मणिपुर आएगा। अर्थात बेरल रेंज असम, नागालैंड, मणिपुर के मध्य स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो, अपना अगला क्वेश्चन है वो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अर्थात यहां पर हिमालय का नाम दे रखा है और इसके आगे सुमेलित करना है कि यह हिमालय या यह पर्वत श्रृंखला किन किन नदियों के मध्य है। तो देखो,
सबसे पहले तो हम बात करें कि हिमालय का जो अनुप्रस्थ विभाजन है, हिमालय का अनुप्रस्थ या समकोणिक विभाजन किया था सिडनी बुराड़ ने। किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने किया था। और सिडनी बुराड़ ने नदियों को आधार मानते हुए इसे अनुप्रस्थ विभाजन को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। उनकी हम अभी बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें कि पंजाब या हिमाचल हिमालय, पंजाब या हिमाचल हिमालय किन किन 2 नदियों के मध्य पाया जाता है। तो देखो, यह हिमालय पाया जाता है सिंधु व सतलज नदी के मध्य। इसके बाद में नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के मध्य पाया जाता है? तो देखो, नेपाल हिमालय की हम बात करें तो नेपाल हिमालय पाया जाता है काली या इसी का दूसरा नाम है शारदा व तीस्ता के मध्य। इसके बाद में हम बात करें कि असम हिमालय किन 2 नदियों के मध्य पाया जाता है? तो देखो, असम हिमालय पाया जाता है तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। देखो, कई बार आपको ब्रह्मपुत्र भी मिल सकता है या इसी को बोला जाता है दिहांग। किस नाम से जाना जाता है इसको? दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करें कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय पाया जाता है सतलज व काली नदी के मध्य। तो देखो, अपना ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए सी डी बी, ए सी डी बी, ये अपना आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, इसी क्वेश्चन की हम मैप के द्वारा बात करें तो देखो, मैप में इसका किस प्रकार होगा? देखो, ये अपने भारत का मैप है। इस भारत के मैप में यहां है मानसरोवर झील, वहां से एक नदी प्रवाहित होते हुए यहां अरब सागर में प्रवाहित होती है। इसके बाद में इसी झील से एक नदी निकलती है और वह नदी यहाँ शिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करते हुए आगे प्रवाहित होते हुए इस सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ नेपाल राज्य है, यहाँ से एक नदी निकलती है तीस्ता नदी, वो इस प्रकार प्रवाहित होती है। इसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और यह इस प्रकार बहते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में आकर क्या होती है? विलीन होती है। और यहां पर अपना क्या बनाती है? डेल्टा। अब देखो, इसके कितने भाग हो गए? एक, इस क्वेश्चन को अनुप्रस्थ विभाजन को देखना, सिडनी बुराड़ के अनुसार एक, दूसरा, तीसरा, और इसी के साथ हो गया अपना सिंधु से सतलज नदी, सतलज से शारदा या काली नदी, और यहां पर है एक तीस्ता नदी 3, और ये कौन सा हो गया अपना? 4। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, इनकी बात करें हम नामकरण की, तो किस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, इसे बोला जाता है पंजाब हिमालय। क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय। इसे बोला जाता है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसे बोला जाता है नेपाल हिमालय, और इसे बोला जाता है असम हिमालय। अब देखो, इनमें भी सबसे लंबे की बात करें कि सबसे लंबा कौन सा है इसमें, तो सबसे लंबा नेपाल हिमालय में पाया जाता है, जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। एक तो इनसे प्रश्न ये आ सकता है कि अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार हिमालय का सबसे लंबा हिमालय प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? नेपाल हिमालय है, जिसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। और इसी नेपाल हिमालय का प्रश्न आ सकता है कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। तो देखो, एक तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि नेपाल हिमालय का निर्माण किन 2 नदियों के मध्य हुआ है? तो सबसे पहले तो है सिंधु नदी, इनको नदियों के नाम अंकित करें। इसके बाद में सतलज नदी, इसके बाद में काली नदी, इसके बाद में तीस्ता नदी, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी।
तो अपना नेपाल हिमालय है वह काली से तीस्ता के मध्य पाया जाता है। तो देखो 3 क्वेश्चन हो गए। अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार सबसे लंबा वर्गीकरण, इसके बाद में इसकी सबसे ऊंची चोटी 8,848 किलोमीटर, इसके अलावा 2 नदियों के मध्य काली व तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है। अब हम बात करें कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी नंगा पर्वत। कौन सी होगी? नंगा पर्वत होगी। इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। इसके अलावा हम इसकी बात करें कि यह किन 2 नदियों के मध्य पाया जाता है, तो देखो यह पाया जाता है सिंधु प्लस सतलज के मध्य। इसके मध्य पाया जाता है सतलज के मध्य। अब देखो इसकी लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार सबसे छोटा भाग कौन सा है? पंजाब हिमालय है। इसके बाद में हम बात करें आगे, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। ध्यान रखना है आपको। पाँच 60 किलोमीटर। इसके बाद में हम बात करें कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उस सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है नंदा देवी। नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर। इसके बाद में इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। और इसके बाद में नदियों की बात करें कि यह किन 2 नदियों के मध्य है, तो यह है सतलज प्लस काली नदी के मध्य। किसके मध्य है? काली नदी के मध्य। इसके बाद में सबसे छोटा भाग है, अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार सबसे छोटा भाग कौन सा है? सबसे छोटा भाग है कुमायूं हिमालय। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमने बात कर ली नेपाल हिमालय की, हमारी बात होगी। इसके बाद में हम बात करें कि असम हिमालय, तो देखो असम हिमालय की बात करें, असम हिमालय की हम सबसे पहले लंबाई की बात करें तो देखो लंबाई पाई जाती है 720 किलोमीटर। अर्थात अनुप्रस्थ विभाजन के अनुसार भारत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? असम हिमालय। इसके बाद में दूसरे पॉइंट की बात करें कि यह किन 2 नदियों के मध्य है, तो देखो यह तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य है। किसके मध्य है? तीस्ता प्लस ब्रह्मपुत्र। इसके बाद में इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो चोटी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है नामचा बरवा। कौन सी है? नामचा बरवा। और इस नामचा बरवा की ऊंचाई की हमने कल बात की थी 7,756 मीटर। तो देखो यहां पर इस एक क्वेश्चन में आपके 10 से 12 क्वेश्चन क्या हो गए? क्लियर हो गए, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो एक बार फिर से देखो कि अनुप्रस्थ विभाजन सिडनी बुराड़ ने दिया था, और सिडनी बुराड़ ने इसके कितने भाग बताए थे? 4 भाग बताए थे। और किसके आधार पर बताया था? इन्होंने नदियों के आधार पर बताया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें। अर्थात 4 कथन या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें हमें गलत कथन को बताना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ये बात क्या है? सही है। इसके बाद में वृद्ध हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। ये बात भी क्या है? सही है। इसके बाद में कश्मीर घाटी वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय अर्थात पीर पंजाल श्रेणी के मध्य पाई जाती है। ये बात भी क्या है? सही है। इसके बाद में अगले की बात करें कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT ट्रांस हिमालय व महान हिमालय के बीच पाई जाती है। तो देखो MCT है, ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। MCT किन किन के मध्य पाई जाती है? MCT पाई जाती है महान हिमालय और
मध्य हिमालय के बीच। किसके बीच पाई जाती है? महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। देखो इस क्वेश्चन में और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी हम एक डायग्राम के मध्य से बात करते हैं। कि जैसे मान लो सबसे पहले हम बात करें ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद में बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के बाद में हम बात करें तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद में हम बात करें तो यहाँ पर आएगा शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय की तलहटी में पाया जाता है गंगा का मैदान। अब देखो इसमें सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें कि ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं, कराकोरम, लद्दाख, कैलाश और इसके बाद में है जास्कर, और यह है कौन सा है? ट्रांस हिमालय। इसके बाद में हम बात करें यहां पर है बृहत हिमालय। इसके बाद में हम बात करें मध्य हिमालय। इसके बाद में हम बात करें शिवालिक हिमालय। अब देखो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किस काल का भाग है? टर्शियरी युग का भाग है। लेकिन हम इनको अलग अलग भागों में भी बात करें कि बृहत हिमालय का निर्माण है वो हुआ था ओलिगोसीन युग में, इयोसीन से ओलिगोसीन। इसके बाद में मायोसीन से आपको तुक्केबाजी करना है, मैं से मैं जोड़ना है, अर्थात मायोसीन काल में। किस काल में? मायोसीन काल में। इसके बाद में शिवालिक हिमालय की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था प्लेयोसीन काल में। किस काल में? प्लेयोसीन काल में। अब देखो इसके बाद में हम बात करें कि बृहत हिमालय की जो ऊंचाई है वो है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद में मध्य हिमालय की ऊंचाई की बात करें तो मध्य हिमालय की ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर। कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। कई जगह आपको 3700 से 4500 मीटर भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद में शिवालिक की ऊंचाई की बात करें तो शिवालिक की ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर। कितनी है? 900 से 1500 मीटर। फिर देखो अब हम हमारे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एमसीटी थ्रस्ट पाया जाता है। तो देखो एमसीटी जो थ्रस्ट है वो अर्थात जैसे ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करता है तो एक जोड़ बन जाता है यहां पर, या थ्रस्ट बन जाती है। उस थ्रस्ट को बोला जाता है ISTZ। किस नाम से जाना जाता है? ISTZ अर्थात इंडो सांगपो सच्चर जोन। इसके बाद में ऐसे ही एक जोन और बनता है, अर्थात एक थ्रस्ट बनती है, वो बृहत हिमालय को मध्य हिमालय से पृथक करती है। उसका नाम है MCT। कौन सा है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद में मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से जो पृथक करने वाला भाग है उस भाग का नाम है MBF। कौन सा नाम है? MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट। कौन सा है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद में शिवालिक हिमालय को हमारे उत्तरी मैदान अर्थात गंगा के मैदान से जो पृथक करता है उस फॉल्ट का नाम है HFF अर्थात हिमालय फ्रंट फॉल्ट। तो देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला में 4 प्रकार के फॉल्ट या 4 प्रकार के भ्रंश पाए जाते हैं। सबसे पहले ISTZ इंडो सांगपो सच्चर जोन। इसके बाद में दूसरा MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद में MBF अर्थात मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद में हम बात करें HFF अर्थात हिमालय फ्रंट फॉल्ट। अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है अगला।
क्वेश्चन की बात करें कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट ट्रांस हिमालय व महाल हिमालय के बीच पाई जाती है, तो ये अपनी बात हो गई कि यह ट्रांस हिमालय में न होकर किन किन के मध्य पाई जाती है, महान हिमालय व मध्य हिमालय के बीच पाई जाती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सी झील कश्मीर हिमालय का या हिमालय का भाग नहीं है? तो देखो, ग्लो झील किसका भाग नहीं है? हिमालय का भाग नहीं है। इसके बाद में सुमेरु झील किसका भाग है? हिमालय का भाग है। सोमरिरी झील हिमालय का भाग है। कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। इसके बाद में पेंगोंग झील कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। इसके बाद में वुलर झील कहाँ पाई जाती है? यह J&K में पाई जाती है, अर्थात जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और देखो, इस झील की विशेषता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है, अर्थात प्राकृतिक झील है। इसके अलावा देखो, इससे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करें कि यह झील कहाँ स्थित है, तो यह झील कश्मीर घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। इसके अलावा देखो, इस झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो झेलम नदी प्रवाहित होती है। कौन सी होती है? झेलम नदी प्रवाहित होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चिकन नेक गलियारा किस राज्य में स्थित है? तो देखो, चिकन नेक गलियारे की बात करें तो यह है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, अर्थात पश्चिमी बंगाल राज्य में एक सकड़ा 28 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते को बोला जाता है चिकन नेक, अर्थात यह मुर्गे की गर्दन के समान है। देखो, मैप में हम इसकी बात करें कि यह हमारा पश्चिमी बंगाल है और यह पश्चिमी बंगाल यहाँ से इस प्रकार से निकला हुआ है, अर्थात मुर्गे की गर्दन के समान। और यहाँ पर नेपाल और बांग्लादेश के मध्य एक 28 किलोमीटर चौड़े सकड़ी पट्टी अर्थात रास्ता है। उस रास्ते को ही किस नाम से जाना जाता है? चिकन नेक गलियारा या सिलीगुड़ी के नाम से भी जाना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, जो किस राज्य में स्थित है? देखो, राज्य पूछा है यहाँ, तो राज्य की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखो, इसमें दे रखा है कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, इसके अलावा कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन सी घाटी है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, लद्दाख में है वो सुर्रू घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? सुर्रू घाटी स्थित है। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी स्थित है। कौन सी घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है, जिसकी हमने अभी बात की कि यहाँ पर कौन सी झील स्थित है? वुलर झील स्थित है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी स्थित है? तो यहाँ पर लाहौल स्पीति की घाटी स्थित है। इसके बाद में उत्तराखंड में चमोली अर्थात फूलों की घाटी स्थित है। यह प्रश्न पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में चमोली नामक स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है। और देखो, इस घाटी की विशेषता की बात करें तो यह क्यों जानी जाती है? क्योंकि यहाँ पर 1000 किस्म के क्या पाए जाते हैं? कई हजार किस्म के फूल पाए जाते हैं, अर्थात यह घाटी रंग बिरंगी घाटी है और यह पर्यटन का प्रमुख एक केंद्र भी है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है। इसलिए फूलों की घाटी प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखो, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी बात करें तो इस घाटी में केसर या सेफर या जाफरान का उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन किया जाता है, केसर, सेफर या जाफरान का उत्पादन किया जाता है।
अर्थात केसर के उत्पादन के लिए कश्मीर घाटी जानी जाती है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद में लाहौल स्पीति की घाटी की बात करें तो यह लाहौल स्पीति की घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? आलू का उत्पादन यहाँ सर्वाधिक होता है। अब हम अपने ऑप्शन की बात करें कि BADC कौन सा आएगा? BADC। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हम बात करें कि भारत व चीन के मध्य बफर स्टेट या सैंडविच स्टेट का उदाहरण है। तो देखो बफर स्टेट क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं कि दो महान शक्तिशाली राज्य उन दोनों में मध्य हो और उन दोनों के मध्य एक छोटा स्टेट अर्थात छोटा देश स्थित हो जो इन दोनों में मध्यस्थता का कार्य करता हो, वह देश क्या कहलाता है? तो बफर स्टेट कहलाता है। तो देखो हम बफर स्टेट की बात करें तो हमारे भारत से सटे हुए दो ऐसे देश हैं जो बफर स्टेट कहलाते हैं। जैसे यहां पर तो है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। यह भी एक किसका उदाहरण है? बफर स्टेट का उदाहरण है। इसके बाद में यहां पर स्थित है भूटान। कौन सा है? भूटान। यह भी बफर स्टेट का क्या है? उदाहरण है। तो अपने ऑप्शन में अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान ये भी गलत, म्यांमार ये भी गलत। इसके बाद में नेपाल किसका उदाहरण है? बफर स्टेट का उदाहरण है। इसके बाद में देखो इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद करना है। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन हो रखे हैं तैयार कि वृहत हिमालय का निर्माण इयोसीन से ओलिगोसीन काल में हुआ है, मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन में और शिवालिक का निर्माण प्लेयोसीन काल में हुआ है। गंगा के मैदान व शिवालिक के मध्य HFF, शिवालिक व मध्य के मध्य MBF और मध्य व वृहत के मध्य MCT और ट्रांस व वृहत के मध्य ISTJ। तो देखो दोस्तों अपने वृहत हिमालय से संबंधित या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से संबंधित 20 से 22 क्वेश्चन हमने इस बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है, जिनमें हमारे लगभग 100 से 125 क्वेश्चन क्या हो गई? तैयार हो गए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भारत के अगले भौतिक प्रदेश की अर्थात गंगा के मैदान की। गंगा के मैदान में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।